वेरी गुड इवनिंग जी। एक मिनट। हाँ जी, नमस्कार। चलो, तो अपने क्लास शुरू करते हैं। एक बार तो मेरे को कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो में स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलो ठीक है। क्वेश्चन आप सभी को भेज दिया गया था। मोटा मोटी क्वेश्चन के फैक्ट जो हैं वो एक बार अपने डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन से चालू हो रहा है आंसर? स्टार्टिंग ही से इसमें केस के फैक्ट का है भाई। अच्छा, एक मिनट रुकना यार। केस के फैक्ट वाली पीडीएफ एक बार भेज देते हैं अपने। कोई ऐसा जिसने अभी तक केस के फैक्ट नहीं पढ़े हैं? हाँ जी। आप में से कोई भी ऐसा जिसने केस के फैक्ट्स नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े? एक मिनट रुको फिर। इस पीडीएफ में क्या है, केस के फैक्ट लिखे नहीं हुए, वो पहले अपने ऐड करवा दे। ठीक है यार, क्वेश्चन वाली फाइल क्यों नहीं खुल रही? चलो भैया जाओ।
सॉरी हाँ, चलो चालू कर दें क्लास। एक बार मेरे को कंफर्म कर देना, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? चलो ठीक है। तो केस के अगर अपने फैक्ट की बात करें तो मोटा मोटी केस के जो फैक्ट हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सन 1994 के अंदर एक कोई नौकरी के लिए इश्तिहार निकला था अखबार के अंदर, जिसके अंदर कुछ ये था कि भाई एससी और एसटी की जाति के जो कैंडिडेट है उनके लिए मतलब इश्तिहार था वो सिर्फ एससी और एसटी वालों के लिए। अब लॉ में मत चले जाने कि ऐसा कैसे हो सकता है, मान के चलते हैं ऐसा निकला था। और कहाँ का एरिया था ये, कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सा डिपार्टमेंट है ये? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। कहाँ का? बीकानेर का। ठीक है, वहां पर नौकरी मांगी गई थी। तो एक एक्यूज्ड है जिसका नाम है एक्स, उसने क्या किया, एक एप्लीकेशन डाली और जिसके अंदर उसने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लगा दिया था। हाँ जी, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लगा दिया था। जो कास्ट सर्टिफिकेट नौकरी के समय उसने क्या लगाया था, कॉपी, ओरिजिनल नहीं लगाया था, कॉपी लगाई थी। फिर उसके बाद एक्यूज इंटरव्यू वगैरह में आया और वो सिलेक्ट हो गया और वो अपॉइंट हो गया। अपॉइंटमेंट होने के बाद कोई विवाद खड़ा हो जाता है कि साहब ये बंदा तो जो ये नौकरी लगा है ये तो गलत नौकरी में लगा है, ये तो एससी या एसटी कैटेगरी का है ही नहीं। फिर क्या होता है, पहले जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होने के बाद रिपोर्ट भेजी जाती है, जो एसपी होता है पुलिस का उसको रिपोर्ट भेजी जाती है। एसपी को भी गड़बड़ लगती है तो एसपी क्या करता है, एफआईआर रजिस्टर करवा के जांच करवाता है। जांच खत्म होने के बाद चार्जशीट भेज दी जाती है। चार्जशीट भेजने के बाद अपने को कहा जाता है कि भैया एविडेंस कुछ इस तरह से है। जांच अधिकारी का ये कहना है कि भैया इस आदमी ने जो है एप्लीकेशन भेजी थी, इस आदमी ने जो है कॉपी लगाई थी कास्ट सर्टिफिकेट की, जांच अधिकारी का कहना है। उसके बाद एक बंदा है डी जिसने कहा कि साहब टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, अच्छा कि ज्वाइनिंग के समय इसने, डिपार्टमेंट का कोई बंदा होगा, कि साहब ज्वाइनिंग के समय में इसने ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं पेश किया था जो इसको पेश करना था। ई एक बंदा है, उसने क्या किया, इसकी वोटर लिस्ट पेश कर दी, यही होगा जो इसके पीछे पड़ा होगा। वोटर लिस्ट पेश कर दी कि साहब ये तो ओबीसी कैटेगरी का है। फिर क्या हुआ, तहसीलदार को बुलाया गया जिसके उस सर्टिफिकेट पर साइन थे। सर तहसीलदार ने बुलाया गया, तहसीलदार ने मना कर दिया, वो कह रहा साहब मैंने तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट ही नहीं बनाया, मैं तो उस समय का तहसीलदार ही नहीं था। आरटीओ को बुलाया गया, आरटीओ कहता है मैंने भी कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं बनाया, मेरे भी कोई सिग्नेचर नहीं है। एक्यूज का कहना है कि भैया मैं तो, एक्यूज का भी यही कहना है कि मैं शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का हूं और मैंने कोई भी फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं दिया है और जो मेरा ओरिजिनल है वो गुम चुका है, मैंने जो ये फोटोकॉपी पेश की है यही है, ओरिजिनल मेरा गुम चुका है। चलो सबसे पहले आते हैं केस के फैक्ट्स के ऊपर। एक्यूज्ड कौन है, एक्स। मामला कहां का है, कहां का है मामला, बीकानेर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। अब मोटा मोटी केस के फैक्ट क्या है कि एक्यूज्ड ने एसटी कैटेगरी के ऊपर एक फॉल्स सर्टिफिकेट पेश करके नौकरी ली है। और फॉल्स सर्टिफिकेट में किस किस के मामले लाए गए, एक तो किसको पेश किया गया, डी, जिसका क्या कहना है कि साहब इसने ओरिजिनल नहीं पेश किया। ई जिसने क्या कहा कि साहब ये बंदा ओबीसी कैटेगरी का है, एसटी नहीं है, उसने क्या पेश किया, वोटर लिस्ट। उसके अलावा तहसीलदार जिसके इस सर्टिफिकेट पे क्या थे, जिसने बनाया था ये, हाँ जी, अभी आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी। तहसीलदार पेश किया गया जिसने कहा कि साहब मैंने साइन नहीं किए हैं वगैरह, मैं तो उस समय का तहसीलदार ही नहीं था, उसने भी मना कर दिया। और कौन आया, एक आरटीओ उस एरिया का जिसने कहा, जिसके जिसके द्वारा अटेस्टेड मतलब है, प्रमाणित नहीं होती वो भी मना कर गया, वो कहता साहब मेरा भी नहीं है। इसके अलावा कौन है, जांच अधिकारी। जांच अधिकारी का कहना है कि साहब इस बंदे ने फोर्ज डॉक्यूमेंट या फॉल्स डॉक्यूमेंट इसने पेश किए हैं, उसका ये कहना है। इतना ही है, और तो कोई नहीं है, है ना, यही है। अब अभियोजन पक्ष की तरफ से पहले पहले जो साक्ष्य बनेंगे वो कौन कौन बनेंगे, जांच अधिकारी। कौन होगा जांच अधिकारी, पीडब्ल्यू 1, हाँ जी, जांच अधिकारी पीडब्ल्यू 1।
अब ये जो जांच अधिकारी है ये बयान क्या देगा, क्या बयान दिए इसने कि साहब इसने झूठे कागज पेश किए हैं। इस जांच अधिकारी ने सपोर्ट में क्या पेश करेगा, ये एफआईआर, विजिलेंस ऑफिसर जो बोलेगा कि हाँ साहब हमने भी जांच किया, हमारे हिसाब से भी ये है, एसपी जो बयान देगा कि मेरे पास रिपोर्ट आई थी, मैंने ही कहा था एफआईआर करके रजिस्टर करने को, पेश करेगा ना इनको। हाँ जी, अब आ जाओ, उसके बाद कौन आएगा, डी, जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर होगा, कोई ऐसे कुछ होगा, उसका भी यही कहना है। उसने क्या पेश की, उसने क्या कहना है कि साहब इसने ओरिजिनल नहीं पेश किया। उसके बाद कौन है, ई का क्या कहना है कि साहब ये बंदा क्या है, ओबीसी कैटेगरी का है, ये सपोर्ट में क्या पेश करेगा, वोटर लिस्ट, ये क्या बन जाएगा, प्रदर्श पी। तो फिर उसके बाद तहसीलदार आ जाएगा, वो बयान दे देगा कि साहब अपने तो उस समय के तहसीलदार ही नहीं थे। आरटीओ आ जाएगा, ये कौन हो जाएंगे, ये PW2 PW3, ये हो गया PW4 PW5 PW6 PW7। कोई भी डाउट, इतने ही गवाह होंगे इसके। हाँ जी, आप में से कोई एक आधा हो सकता है इसमें, कोई आप में से कोई ऐसा होगा जिसने एक आधा कम लिखा होगा, कोई एक आधी बात ज्यादा लिखी हो, कोई फर्क नहीं, इतना लोड मत लेना। कोई बात नहीं, ये विजिलेंस ऑफिसर और एसपी ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये आके बयान देगा ना जांच अधिकारी कि साहब मेरे पास एसपी साहब ने मेरे को आदेश दिए कि ऐसे ऐसे करके एक एफआईआर रजिस्टर करो और जांच करो, तो पूरी कहानी बताएगा कि ऐसे साहब ये कहानी हुई थी कि नौकरी निकली थी, इस बंदे ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, फिर नौकरी लगने के बाद जब डाउट हुआ तो विजिलेंस ऑफिसर ने, तो उसकी बातों को प्रमाणित करने के लिए वो पेश करेगा ना, विजिलेंस बोलेगा हाँ हाँ साहब हमने भी जांच की थी, एसपी साहब आएंगे वो कहेंगे हाँ साहब मैंने कहा था इसको एफआईआर रजिस्टर करने के लिए और जांच करने के लिए, क्योंकि जांच अधिकारी यही तो बयान देगा, तो उसके बयानों को प्रूव करने के लिए तो वो लोग चाहिए ना। ठीक है, चलो अब आते हैं एक्यूज्ड के पेश सपोर्ट में कौन पेश होगा, एक ही है DW1 X, और तो कुछ भी नहीं है। अब मेरे को ये बताओ इस केस में अपराध कौन कौन से होंगे, उठा लो आप लोग, बेयर एक्ट उठा लो पहले तो, BNS उठा रहे हो क्या आईपीसी उठा रहे हो, बताओ। लिखने तो अपने को दोनों है, पर इस केस में किस कौन सी धाराएं लगाओगे, किस एक्ट की धारा लगाओगे, आईपीसी के लगाओगे। अब आप लोग बता दो, आप लोग आईपीसी के हिसाब से चलना चाहते हो कि बीएनएस के हिसाब से, आप लोग को तो आईपीसी लगाना है पर अपने दोनों लगाएंगे, पर आप लोग को कौन सी बेरेक्ट से भी आना चाहते हो, आईपीसी या बीएनएस, बता दो भाई, कोई भी एक बेरेक्ट बोल जाओ। नहीं दोनों तो है, कोई भी एक उठा लो ना, मैं उसी के हिसाब से आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। आईपीसी उठानी है क्या, चलो आ जाओ आ जाओ। देखो कोई भी झूठे कागज बनाने का केस होता है ना, झूठे कागज पत्र बनाने का केस, वो केस किस चीज में जाता है, फोर्जरी में, फोर्जरी में। अब ध्यान देना, फोर्जरी का जो अपराध होता है ना, वो कोई ऐसा अपराध नहीं होता कि उसमें एक आधी धारा लगेगी, कभी नहीं लगती। और उसमें खासियत ये है कि उसके अंदर जो मेन सेक्शन है, जो बेसिक सेक्शन है, फोर्जरी का बेसिक सेक्शन कौन सा आईपीसी में, 460 460। पनिशमेंट किस में है फोर्जरी की, फिर जो ये 465 है ना, ये कभी यूज नहीं होता, कभी नहीं यूज होगा। कैसे, आप किसी भी कोई भी झूठा कागज पत्र बनाओगे ना, वो दो में से एक तरीके का होगा, या तो वो सरकारी कागज होगा, या फिर ऐसा कोई कागज होगा जिसके आधार पर कोई आप राइट क्लेम करोगे, जैसे कि झूठी मार्कशीट बनाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, झूठा कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, ऐसा कुछ ये है। हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट को हम इसमें लेकर जाते हैं क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में इसलिए इसमें लिखा हुआ है, पर कास्ट सर्टिफिकेट इसमें नहीं जाएगा। सरकारी कागज का मतलब होता है ऐसे कोई भी कागज जो किसमें है, सरकार के पास पड़े, आप लोग के पास नहीं है, जो सरकार के पास है उसको हम बोलते हैं। ऐसा कोई भी कागज जिसके आधार पर आप कोई राइट क्लेम कर रहे हो ना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपकी मार्कशीट हो गई, ये सब हो गया, इसको हम बोलते हैं
वैल्यूएबल। हाँ जी, अभी तो चलवा दो, अभी अभी उस पर भी आएंगे अपने। पहला हमेशा ध्यान रखना कि एक सेक्शन आपका इनमें से पक्का लगेगा, या तो ये लगेगा या ये लगेगा, क्योंकि या तो आप सरकारी कागज की फोर्जरी करते हो या वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब ये आपका काम है, आपको याद रखना है सरकारी कागज में क्या क्या आता है। बर्थ सर्टिफिकेट आता है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट आता है, और सरकारी कागज में क्या आता है आपका आपका ऐसा कोई। हाँ जी, नहीं आएगा, नहीं आएगा कास्ट सर्टिफिकेट, बता देता हूँ अभी। कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके अधिकार, इसके आधार पर आप क्या क्लेम कर रहे हो, कोई राइट क्लेम कर रहे हो। जब भी आप कोई ऐसा कागज पेश करते हो, जो कागज किस लिए पेश किया जा रहा है, कि आप कोई अधिकार क्लेम कर रहे हो कि भैया इसके आधार पर मेरे को नौकरी दो, इसके आधार पर मेरे को एडमिशन दो, ये सब आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आएंगे। कोई भी कागज आप किस लिए पेश कर रहे हो, जिसके आधार पर आप कोई बेनिफिट लोगे, उसको बोला जाता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो यहाँ क्या आएगा, हाँ जी, इसी में वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। ये कुछ एक लिस्ट है, ध्यान रख लेना। वसीयत, वसीयत किस में आएगा, वैल्यूएबल। ये लिस्ट है, याद रखनी है, वसीयत वैल्यूएबल में। बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये जितने भी हैं सरकारी कागज में। बर्थ मैरिज सरकारी में, कास्ट सर्टिफिकेट वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये सब सॉरी, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वसीयत, ये सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ, मरना, मरना, जीना और पढ़ना, मतलब शादी। बाकी सब इसमें ध्यान रख लेना। जी जी, चंद्रकांता जी। हाँ, है ना। हाँ, मरना, पढ़ना और जीना, ये तीनों इसमें आएंगे। बाकी सब आपके इसमें ले आना, ठीक है। ये एक हो गया, ये ध्यान रखना, इनमें से कोई एक लगेगा। उसके अलावा आप कभी भी फोर्जरी करोगे तो आपका कोई ना कोई इंटेंशन होता है, वो दो में से एक होगा। या तो चीटिंग का इंटेंशन होगा, या फिर किसी की रेप्यूटेशन हार्म करना, किसी के लिए झूठे कागज पेश करना। क्यों, ताकि उसका डिफेमेशन कर सको। यहां पर आप क्या कर रहे हो, चीटिंग, एक अपराधी बनेगा। तो पहला तो आपका एक तो ये सेक्शन लगेगा, फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर सरकारी कागज, एक इनमें से कोई एक लगेगा। दूसरा ये लगेगा, फोर्जरी विद इंटेंशन ऑफ चीटिंग या रेपुटेशन, इनमें से कोई एक लगेगा। तीसरा लगेगा, हमेशा अगर आप किसी भी सरकारी का मतलब किसी भी गलत कागज को आप यूज कर लेते हो, यूज करने में लगेगा, यहां पर यूज हो रहा है, यूजिंग फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। कोई भी डाउट अभी तक? हाँ जी भैया, कोई भी डाउट? यस, ध्यान देना, यहां पर एक तो ये सेक्शन लगेगा, एक ये लगेगा, एक ये, चार, मेरे को बता देना गलत हूं तो, ठीक है। 67, 68, 69, 70, 71, ये आईपीसी के हैं, आईपीसी के। हो गया, यस। अब ध्यान देना, 68 है क्या, एक बार चेक कर लो यार, मेरे को कंफर्म नहीं है। 69 में क्या, एक मिनट, अच्छा ठीक है, पब्लिक रजिस्टर 66 आ गया, 67, ठीक है, 68, ठीक है, सही है, 68, 68 ये हो गया, 69 रेपुटेशन हो गया, 70 और 71, ठीक है। अब ध्यान देना, कभी भी अगर आप चीटिंग की धारा लगा रहे हो तो वहां चीटिंग का ऑफेंस तो बन ही रहा है, तो कौन सा और जाएगा, 420। उसके अलावा, क्योंकि यहां पर आप अपने आप को एसटी बता रहे हो और आप एसटी नहीं हो, तो एक और धारा कौन सी लगेगी, 419, ये दो और लगेंगे। एक तो होता है नॉर्मल चीटिंग, एक होता है किसी को कुछ अपने आप को कुछ और बता के चीटिंग करना, अपने आप को कुछ भी बताना। आप नौकरी नहीं करते हो फिर भी अपने आप को नौकरी वाला बताना। आप हो तो किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट पे आप कोई और पोस्ट बता रहे हो, कुछ भी ऐसा, तो यहां पर वो चीटिंग कर रहा है अपने आप को एसटी बता के। ये दो धाराएं और लगी, ये कभी भी आप ये चीटिंग वाला लगाओगे तो ये आएगी, रेपुटेशन वाला लगाओगे तो आपका डिफेमेशन के सेक्शन साथ में चलेंगे, ये साथ में चलेंगे, ये ध्यान रख लेना।
कि अगर कभी भी आप चीटिंग का सेक्शन लगा रहे हो तो ये साथ में चले, ये सिर्फ इसी में है, बाकी यहाँ नहीं, इनमें कुछ भी नहीं है, इनमें कोई साथ में नहीं चलता। तो अब पहला आप 467 66, हाँ ठीक है, 468 471 420 490, ये 5 सेक्शन लगेंगे। कोई भी डाउट? कौन से वाले में? देखो ऐसा है, प्रैक्टिकली हमेशा 420 लगाते हैं, क्योंकि 415 तो है एक जनरल, किसी के साथ भी चीटिंग करना जिसमें आपको चाहे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, दैट इज 415। पर अगर आपको कोई फायदा हो रहा है तब हम लगाते हैं 420। सिंपल सा रूल चलता है कि अगर आपको फायदा हो रहा है, यहां पर आपको फायदा हुआ जब आपने झूठे कागज पेश किए, 420 लगेगा। कुछ भी फायदा हो, कुछ भी, ऐसा भी नहीं आपको आपको ही हो, आपने मतलब किसी और को फायदा करवा दिया, वो भी 420। कुछ भी मतलब सामने वाले का बस आपने नुकसान करवा दिया, सीधी सी बात है, नुकसान करवा दिया, 420 लगेगा सीधे। अपने जजमेंट राइटिंग में 420 ही लगता है, 415 लगता ही नहीं। ठीक है, आगे बात करें। अब मेरे को ये बताओ, ये आईबीएनएस में क्या होगा? 467 बीएनएस में क्या होगा? 300, 468 क्या होगा? सिक्स, एक दो, एक दो, ठीक है। और 471 सिर्फ 340 होगा। 340 दो होगा, क्योंकि 340 में तो वो है फोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, दो होगा ना। 420 बताओ। 300, 300 कितना होगा? 318 4 होगा, 318 4 होगा। अगर जजमेंट राइटिंग आपको बहुत इजीली करनी है तो मेरा ठीक है 300। अरे नहीं लिखा हुआ तो कर लो इतना तो। ये बताओ, ये बताओ जो लिखा हुआ है वो कर लिया आपने? ये चलो छोड़ दिया आपने, ये लो, वो कर लिया बाकी। करो। देखो जजमेंट राइटिंग के अंदर ये आपको करना पड़ेगा, आपका सिर्फ उतना ही काम है जजमेंट राइटिंग, और कोई काम नहीं। आपको इसलिए शुरू में पीडीएफ दे दी थी कि भाई इसको समय लगाओ याद कर लो, समय लगाओ याद करो, धीरे 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 याद करो, चाहे एक एक पार्ट उठाते जाओ। जैसे पहले ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी उठा लो सिर्फ, लगता है तो सिर्फ उसके सेक्शन कि पुराने में क्या थे नए में क्या, सिर्फ उतना पढ़ लो, फिर प्रॉपर्टी ले लो, ऐसे करके कवर करते जाओ। कम से कम मोटा मोटी इंपॉर्टेंट तो कवर करो, समय के साथ जैसे जैसे जो जो नए नए पता लगते जाएंगे वो और ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हाँ चलो आ जाओ। अब मोटा मोटी हमको पता लग चुका है कि इस क्वेश्चन के अंदर 5 अपराध हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, कैसे हुए। अब मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, आप में से अगर कोई इसमें पब्लिक रिकॉर्ड लगा चुका होगा या कोई अगर वैल्यू, कोई फर्क नहीं है, इतना टेंशन मत लेना। अगर इतना आप अपनी कोई बात लिखते हो और उसमें ग्राउंड लिख देते हो ना कि भैया क्योंकि ये सरकारी कागज है, तो कोई बात नहीं है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे यार मेरे से तो इतनी बड़ी ब्लंडर हो गई, कोई बात नहीं। विद टाइम सीख जाओगे आप। कोई छोटा मोटा, कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन में आपको लगा कि यार मेरा भी रीजन तो सही है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अरे आपने पब्लिक रिकॉर्ड को लिख दिया तो वैल्यूबल सिक्योरिटी होगा। इतना छोटी छोटी चीज का लोड नहीं लेना। हाँ लगभग तो सही जा रहे हो ना आप, लगभग तो ट्रैक पे सही हो। एक तो ये होता ना कि यार अपने को तो समझ ही नहीं आया, पता ही नहीं लगा हुआ क्या, वो चिंता का विषय है। पर ये कि हाँ अगर लगभग सही जा रहे हैं, थोड़ा बहुत गलत हो गया, कोई 67 लगना था 68 लगा दिया, कुछ ऐसा, कोई बात नहीं, इतना चलता है, छोटा मोटा एरर है, समय के साथ सीख जाओ। नहीं 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 लगाना, बिल्कुल फिर तो गलत है। क्योंकि जब आप ये लिख रहे हो कि भैया वो चीटिंग कर रहा है, तो फिर चीटिंग का सेक्शन तो लगाओ, है ना, ये लगाना है। यहां पर मैं फिर भी मान सकता हूं कि आप में से कोई ऐसा हो जो 466 लिख गया हो, कोई ऐसा हो सर, वो कोई बात नहीं, इतना चलता है, इतना चलता है, वो विद टाइम आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, कंटिन्यू कर दें। अच्छा नहीं लगाए, ये दो ही लगाए हैं, दो नहीं लगाए? अच्छा दो ही, फिर तो गलत हो गया, फिर तो अपना क्वेश्चन काफी गलत हो गया। नहीं, हाँ गलत, आधा आधा क्वेश्चन गलत है, आधा क्वेश्चन सही है, मान लो आपका, फिर क्योंकि आपने फिर आधा कंप्लीट किया, पर अगर सिर्फ दो लगाए तो दिक्कत है। फोर्जरी में देखो ध्यान रख लेना, एक्चुअली में पता है क्या है, इसीलिए आप अपने हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सीधे कॉन्सेप्ट है इनके। जैसे हाउस ब्रेकिंग वाला है ना, तो उसमें बस अपने को क्लियर होना चाहिए कब कौन सा लगेगा और उसके साथ कौन से चलेंगे। जैसे हाउस ब्रेकिंग में क्या होगा ना, हाउस ब्रेकिंग के साथ आपको हर्ट और असोल्ट के क्वेश्चन साथ में मिलेंगे। हाउस ब्रेकिंग, हर्ट, असोल्ट, इनके सारे साथ में मिलेंगे। और ये मान लो ये है आपका फोर्जरी वाला, फोर्जरी वाले के साथ आपको चीटिंग या डिफेमेशन साथ में मिलेगा। ये ऐसे पक्का, ये इनके ग्रुप ही होते हैं जो ऐसे करके पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई बात नहीं, अगली बार आप सही कर जाओगे। आगे कंटिन्यू करें। चलो अब आते हैं। देखो मोटा मोटी केस के फैक्ट जो है बड़े सिंपल से हैं, पढ़ने में हो सकता है आपको कोई दिक्कत आई हो। अब हमारे को सीधी सी बात है कि भाई अपने को, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन में काम मैं बता चुका हूं, अब मेरे को ये बताओ भाई आपका क्या कहना है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या होना चाहिए, आंसर कन्विक्ट होना चाहिए या एक्विट होना चाहिए? कन्विक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए कहाँ गया स्क्रीन, कहाँ है वो एविडेंस वाली, PW1 कहाँ है भैया, ये रहे, ये रहे आपके सामने स्क्रीन है। अभियोजन पक्ष के कौन कौन से साक्ष्य हैं। अब मेरे को ये बताइए कि आप अगर अपने को इसको कन्विक्ट करोगे तो आप किस हिसाब से डील करोगे, कैसे करोगे? नहीं वो तो जा रहे हैं भाई, किस हिसाब से बोलोगे कि भाई उसने, अपने पास तो अपराध बहुत सारे हैं, तो आप किस अपराध से पहले डील करोगे? ठीक है, बताओ, अगर चीटिंग से डील करोगे तो बताओ आप कैसे, किस साक्ष्य के आधार पर बोलोगे किसने चीटिंग किया है? आपके सामने स्क्रीन है। ये बताओ, ये पूरा का पूरा केस झूठे कागज पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि केस चीटिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा है? किस चीज के ऊपर आपको साक्ष्य जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट मिलने के चांसेस हैं? झूठे कागज के ऊपर साक्ष्य डायरेक्ट मिलने के चांसेस हैं या फिर चीटिंग के ऊपर डायरेक्ट मिलने के चांसेस हैं? तो फिर आप झूठे कागज से पहले क्यों नहीं डील कर रहे हो? हम कई बार बात कर चुके हैं कि भैया आप पहले उस ऑफेंस से डील करो जो आपके पास डायरेक्ट है, जो डायरेक्ट है। इसको लेकर अपने पास बड़े सीधे सबूत है। तहसीलदार का बयान है, कहाँ गया तहसीलदार, ये भैया मैंने साइन ही नहीं किया, मेरा मेरा कागज ही नहीं, मैं तो उस समय था ही नहीं। आरटीओ ऑफिसर कह रहा है मैंने अटेस्ट ही नहीं किया। वोटर लिस्ट पेश हो रही है, जो कह रहा साहब ये तो ओबीसी कैटेगरी का है, इसने एसटी का बनवा कैसे लिया, अगर बनवाया भी है तो। उसके बाद ये ओरिजिनल पेश ही नहीं कर रहा है, इसको बोला कि भैया ओरिजिनल पेश कर, पेश ही नहीं कर रहा, डुप्लीकेट फोटोकॉपी पेश कर रहा है, ओरिजिनल कागज ही नहीं पेश किया। जिसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि भैया इसने जो कागज पेश किया झूठा है। क्या इसको ये बात पता थी? पता थी। क्यों? इसको नोटिस दिया गया कि भैया ओरिजिनल पेश करो, ओरिजिनल पेश ही नहीं कर रहा। ये कह रहा है मेरा तो ओरिजिनल गुम गया फोटोकॉपी में भी, तो इसको पता था ये बात। जब इसको नोटिस दिया गया उसके बाद भी नहीं पेश कर रहा, तो इसको ये बात पता थी कि कागज में गड़बड़ है। तो सीधी सी बात हमको पता लग रही है कि भैया कागज जो है वो गलत है, और इसने, इसको भी इस बात की नॉलेज है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसने बनाया होगा ये कागज? इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसने बनाया होगा ये कागज? तो इस आधार पर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे साहब इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसने जो कागज बनाया है वो झूठा कागज बनाया है। किससे? भाई कागज को वो क्या वर्ड दे देंगे? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। किस इंटेंशन से? चीटिंग के इंटेंशन से। तो कौन कौन से सेक्शन कवर हो गए अपने? 467, 468, 471, तीनों चीजें होगी ना, यूज भी किया ना इसने उसको, ये तीनों अपने इससे डील हो जाएंगे। फिर अपने, अब ध्यान देना, अपने अभी इसकी जजमेंट का मैं आपको फाइल निकाल के अपने पढ़ेंगे। जैसे सीधा लिखो कि भैया कोर्ट का ये कहना है कि जो प्रूव्ड एविडेंस है या प्रूव्ड फैक्ट है, उसके आधार पर कोर्ट का ये कहना है कि ये जो पर्सन है इसने फोर्स्ड वर्ड यूज कर लो या बोल दो कि फोल्स डॉक्यूमेंट यूज किया है। ये जानते हुए, अपने हिसाब से मैं लिख रहा हूं, ये जानते हुए कि ये एक फॉल्स डॉक्यूमेंट है या फोर्स डॉक्यूमेंट है।
अब ये बात किस आधार पर बोल रही है कोर्ट, किस आधार पर बोलेगी? अब एक बार PW1 वो नहीं लिखेंगे अपने पता कैसे लिखते हैं अभी, ताकि अपने उसी को कन्वर्ट कर देंगे। ये बात कोर्ट किसके आधार पर बोल रही है? तहसीलदार के बयान के आधार पर, और RTO के बयान के आधार पर, और ई के बयान, वोटर लिस्ट, इस आधार पर बोल सकते हैं ना। डी के बयान, जो ये कह रहे हैं कि साहब मैंने नोटिस दिया इसको फिर भी नहीं पेश किया, तो हम कैसे लिखेंगे? कोर्ट का ये कहना है कि भैया इस बंदे ने ऑफेंस किया है। किस आधार पर? ये जो प्रूव्ड एविडेंस हुए हैं। अब यहां लिखते टाइम हम तहसीलदार की जगह क्या लिख देंगे? तहसीलदार क्या है? PW। तहसीलदार क्या है? PW6। RTO क्या है? PW7। ई को ई क्या है? PW5। डी क्या है? PW4। वोटर लिस्ट एग्जिबिट P, एग्जिबिट P2, बस इसको मेंशन कर देंगे, ये हो जाएगा। भैया कोर्ट का ये कहना है कि ये प्रूफ्ड जो हमारे पास एविडेंस आए हैं उसके फैक्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसने ये अपराध किया है। कैसे? इसने ये एविडेंस यूज किया है। अब रीजन जो लिखना है, इसने ये कागज बनाया है, यूज किया है, कैसे? कि भैया जो भी जो साइन है वो सिग्नेचर है वो सब डिटेल में। जहां आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना कि यार PW1 कैसे लिखेंगे वो, तो आप सीधा पहले कहानी बना दो कि कोर्ट का ये कहना है कि इसने ये ऑफेंस किया है। कौन सा ऑफेंस? फोर्जरी का और उस कागज को यूज करने का विद इंटेंशन ऑफ चीटिंग। किस आधार पर? जो तहसीलदार के बयान आए हैं, RTO अधिकारी के बयान आए हैं, डी के बयान आए हैं, ई के बयान आए हैं, वोटर लिस्ट जो पेश हुई है, उसके आधार पर कोर्ट ये कह सकती है कि इस आदमी ने जो ये कागज पेश किए उस पर तहसीलदार के जो साइन है वो झूठे हैं, RTO के साइन झूठे हैं, और ये खुद OBC कैटेगरी का है जो इसको भी पता है क्योंकि वोटर लिस्ट में इसका नाम है। इसको नोटिस भेजा गया कि ओरिजिनल पेश करो, इसने फिर भी नहीं पेश किया, वो आप पूरा डिटेल में लिख दो। इन सभी के आधार पर कोर्ट कह सकती है कि इसने ऑफेंस किया है। फिर अपने दूसरा ऑफेंस कौन सा डील करेंगे? दूसरा ऑफेंस कौन सा डील करेंगे? चीटिंग। अब उसके अंदर कोर्ट क्या बोलेगी? भाई ये तो क्लियर है कि इसने जॉब सिक्योर किया, अपॉइंटमेंट हुआ इसका, तो कोर्ट बोलेगी कि भैया जो एक प्रूव्ड फैक्ट है, दोनों में से किसी ने इस चीज का विवाद नहीं उठाया, जो एक प्रूव्ड फैक्ट है कि ये बंदा नौकरी लगा है, और किस आधार पर लगा है? ST कैटेगरी के आधार पर लगा है, इस कागज के आधार पर लगा है। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इसने इस कागज को यूज करके, जानते हुए कि ये कागज झूठा है, इसको यूज करके चीटिंग किया है और अपने आप को एक दूसरी कैटेगरी का शो किया है। इन सभी के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि इसने 420 और 419 का अपराध किया है। फिर कोर्ट क्या लिख देगी फाइनली कि भैया देयरफॉर, कोर्ट का ये कहना है कि अभियोजन पक्ष ने अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया। सिंपल सा, जैसे आप लोग एग्जांपल में इलस्ट्रेशन बेस्ड में करते हो ना, सेम वैसे करना है। बस जैसे इलस्ट्रेशन में अगर आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखो ना, तहसीलदार के बयान ये, तो पहले लिख वैसे लो, बस उसकी जगह लिखते टाइम क्या कर देना? PW1, PW2, PW, जो भी आपको लग रहा है कि इसके आधार पर कोर्ट का ये कहना है। और पहले कौन से ऑफेंस डील करने हैं? जो डायरेक्ट ऑफेंस है, जो डायरेक्ट एविडेंस है। कोई भी सवाल? हाँ भाई, कोई भी सवाल? मैंने ना ये PDF पढ़ी नहीं है, तो देख लेना अगर इसमें कोई गलती हो तो, हालांकि मैं इसको चेक कर लूंगा। ये मैंने खाली इसलिए छोड़ा ताकि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो खुद से। हाँ जी, कुछ कह रहे हो? खाली इसीलिए छोड़ा ताकि आप लोग लिखने की कोशिश करो। ये इतना बेसिक चीज है जो आप लिखने की कोशिश करो कि भैया ब्रीफ फैक्ट शॉर्ट में कैसे लिखने हैं, 4-4 5-5 लाइन में लिखो, बिल्कुल कोशिश करो ना। मैं आपको भेज दूंगा, अब आ जाओ सीधा सा। कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट का ये कहना है कि भैया इस बंदे ने जो कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है वो फोर्ज्ड है, ये इस कैटेगरी का नहीं बिलोंग करता। किस आधार पर? अब यहाँ पर जहां मैंने जैसे अपने बात करा तहसीलदार और ये, सीधा इस आधार पर कोर्ट का ये भी कहना है कि भैया ये जो फैक्ट प्रूव हुए हैं कि इसने ओरिजिनल सर्टिफिकेट पेश नहीं किया, जहां पर तो कोर्ट ये भी कह सकती, कोर्ट का ये भी कहना है कि भैया इसको ज्ञान तो था, इसको पता तो था कि ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है। वोटर लिस्ट के आधार पर भी ये कह सकते हो। फिर उसके बाद इसने नोइंगली जो है अपने आप को रिप्रेजेंट किया है ST कैटेगरी का और एक जॉब सिक्योर की है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसने चीटिंग तो की है क्योंकि इसने अपने आप को ST का शो किया, चीटिंग कर गया। ये कोर्ट किसके आधार पर कह सकती है? जो इसको अपॉइंटमेंट हुआ है, जो स्टेट डिपार्टमेंट का जो लोग हैं जहां जिन्होंने इसको अपॉइंट किया, उनके बयानों के आधार पर मेंशन कर देना सीधा। जो भी आपका डी है जो कह रहा है कि साहब हमने इसको कहा था कि ओरिजिनल पेश करो, तो डी के आधार पर हम ये कह सकते हैं। जो इसका अपॉइंटमेंट हुआ है, जो एक एडमिसिबल, दोनों पार्टी ने बात मानी है,
डी एक्यूज ये नहीं कह रहा कि मेरी तो नौकरी नहीं लगी, दोनों ये कह रहे हैं, ये कह रहा है नौकरी लगी है, ये भी कह रहा है हाँ लगी है। तो ये तो एडमिसिबल फैक्ट है कि तुम्हारी नौकरी लगी है, और किस आधार पर लगी है, एसटी कैटेगरी के आधार पर। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट सा, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, दोबारा लिखने की कोशिश करना कि सिंपल सा कि भैया, जैसे आप इलस्ट्रेशन वाला आंसर लिखते हो ना, इलस्ट्रेशन बेस्ड आंसर, कि भाई कोर्ट का ये कहना है कि इसने ये अपराध किया है, क्यों कहना है, फलाने के बयान पे इनका, पहले तो बयान जो बंदा है ना उसका नाम लिख देना, तहसीलदार के बयान के आधार पर, इसके आधार पर, इसके आधार पर, कागज, फिर उसी की जगह जो भी उनके नहीं बनते एग्जिबिट पीडब्ल्यू, उसके आधार पर, बस। कोई दिक्कत नहीं, आप में से हो सकता है कोई मान लो अभी आप लिख रहे हो तो आप अलग तरीके से उसको लिखो, दूसरी बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका जो रीजन है वो रीजन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप में से किसी ने लिखा, उसने तो क्या कर दिया कि शुरुआत PW1 से कर दी, कोई फर्क नहीं, आपका रीजन सही होना चाहिए। आप कोर्ट को बताओ, आप जब जजमेंट लिख रहे हो ना, बताओ कि भैया मैं अगर इसको सजा सुना रहा हूं तो क्यों सुना रहा हूं, बस रीजन चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्लियर रीजन लिखना है आपको, और आपको कुछ भी नहीं करना, ये आदत डालनी है आपको। फिर उसके बाद एज यूजुअल ऑर्डर पास किया, जो हम कन्विक्शन में पास कर रहे हैं, सजा सुना दी। अब यहां ध्यान देखना, क्योंकि हमारे पास अपराध बहुत ज्यादा है तो हमने एक टेबल बना दी। यहाँ टेबल आपके लिए इजी रहेगी, छोटी बनेगी, समय का बचेगा, टेबल वाला फॉर्मेट फॉलो करना। अगर एक दो होते ना तो अपने सीधा लिख देते। फिर उसके बाद ये 3 लाइनें याद करनी है बस, कन्विक्शन में सभी सजा एक साथ जाएंगे जो पहले से, कॉपी ऑफ जजमेंट, बस, और कुछ भी नहीं है, इतना सा ही करना है। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का? नहीं 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 नहीं, एक बिल्कुल ऑफेंस के आधार पर होती है, तो आप लोग तो जेएम, भाई जेएम कोर्ट है ना, तो जेएम कोर्ट तो 1-1 साल की सजा सुनाएगी ना, ज्यादा सजा सुना देगी तो मामला आगे नहीं चला जाएगा। 1 साल 6 महीना इतना ही सुनाना बस, कि टोटल सजा ना, जो टोटल सजा है वो आपकी पावर से बहुत ज्यादा ना हो। नहीं, कंकरेंट में चलाओ, कंकरेंट में, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच यही चलती है, कंकरेंट में चलाओ, ये मत कर देना एक के बाद एक, कंकरेंट में चलाना ना, ज्यादा मत जाना। 6 साल मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि जेएम सिर्फ जेएम की 3 साल की सजा सुना सकता है ना, तो मेरे हिसाब से इसमें भी वैसे दुगनी ज्यादा कर दी, इसमें दुगनी मत करना। 3 साल है ना, तो सारों की जोड़ के 4 4 4 5 4 5 5 तो मैक्सिमम जाने देना, इसमें किसी में तो 6 महीने की सजा सुना देना, दुगनी मत जाना, है ना? हाँ जी, कितनी साल है, कितनी साल है? मतलब सीधी मेरा कहने का मतलब है दुगनी मत जाने दो। चेक कर लेते हैं, अपने हाथ में ही किताबें अपने के। 3 साल ही है यार, 3 साल ही है, कोई बात नहीं, हो जाता है कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, 3 साल ही है ना। दुगनी मत होने देना, इसमें गलत है, दुगनी मत करने देना, ठीक है? फिर ऐसी फालतू में दुगनी, इसलिए किसी एक आधे को 6 महीना, 2 6 महीने में डाल देना। मान लो जैसे 420 और इसको तो इतना रखने देना, 419 को 6 महीना कर देना, तो 419 छोटा मोटा अपराधी माना जाता है, 6 महीना कर देना, ठीक है? इसको 468 को 6 महीना कर देना, इसको भी 6 महीना कर देना, बाकी ये सब ऐसे कर, 2 3 4 4.5, बस ठीक है। हाँ हाँ, 5 साल कोई बात नहीं, 6 तक मत जाने देना, क्योंकि दुगनी फिर थोड़ा मामला वैसा हो जाता है कि भाई आपको मामला सीजेएम को भेजना चाहिए फिर, है ना? दुगनी मत होने देना, ठीक है? हाँ, मैक्सिमम पावर की दुगनी मत होने देना। फालतू, वैसे कोई बड़ी बात तो नहीं होती, क्योंकि अपने लिए इतना कुछ है नहीं, पर एग्जामिनर के मूड का नहीं पता लगता, कि वो कहता है कि अरे क्या लिख सकते हैं? हाँ, वही तो, फिर यही है कि फिर वही है, मैं एग्जामिनर के मूड का नहीं पता कि भाई वो कहीं ऐसा ही कह दे कि आपने फिर जेएम लिख दिया और ये कर दिया, तो इसलिए छोड़ दो। हाँ जी। हम्म। हाँ, मत जाना, मत जाना, दुगनी से ज्यादा मत, दुगनी जाना ही मत।
ठीक है। अब ना एक काम है, आप लोग जैसे जजमेंट राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस करो, अच्छी चीज है, पर आप लोग ना कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ के, कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ लो, और जो ये अपने बार बार जो पार्ट अपने कर रहे हैं, जिसको अपने पार्ट 3 बोलते हैं, उसको करने का सीखो। कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ लो जो अपने कर चुके हैं अभी, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ लो, कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको कंफर्टेबल लगता है, और फिर ये पार्ट 3 को सीखो। और पार्ट 3 को सीखने का मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, जैसे आप इलस्ट्रेशन का आंसर लिखते हो ना, कोर्ट का ये मानना है कि इसने ये अपराध किया है, क्यों किया है, क्योंकि इसके बयानों के आधार, फलाने के बयान है, उसके बयान है, उसके बयान है के आधार पर कोर्ट ये कह सकती है कि इसने झूठे कागज पेश किए, इसको इस बात की नॉलेज थी, ऐसे करके जो भी आपको फैक्ट लगते हैं, कोर्ट का ये मानना है इसने क्या किया है, क्यों, क्यों मतलब मान लो फैक्ट में लिखोगे क्यों इसने, मान लो इसने फोर्जरी का अपराध किया है, क्यों, क्योंकि इसने झूठे कागज पेश किए हैं, इसको पता था कि इसने झूठे, ये जो कागज पेश कर रहा है झूठे हैं, किस आधार पर कोर्ट कह रही है, तहसीलदार के बयान, आरटीओ के बयान कि ऐसा तो कोई कागज ही नहीं बना, डी का बयान कि हमने इसको नोटिस इशू किया कि ओरिजिनल पेश कर दो, इसने ओरिजिनल नहीं पेश किया, इन सभी आधारों पर हम ये कह सकते हैं, या वोटर लिस्ट में इसका नाम ओबीसी कैटेगरी में है, तो जो इसको नॉलेज होगी ऑब्वियस, वोटर लिस्ट में तो आपको पता ही होगा कि आप ओबीसी कैटेगरी को, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसको ये जानकारी थी कि ओबीसी कैटेगरी का है, जानते बूझते इसने एक ऐसा कागज पेश किया जिसमें ये एससी है, और वो भी एक ओरिजिनल नहीं पेश किया, जो एक संदेहास्पद स्थिति पैदा करता है, कुछ भी ऐसे करके पूरा लिखो। बस जब लिखते टाइम तो पढ़ लिया, अभी तहसीलदार के बयान, ये लिखते टाइम कैसे करना है, तहसीलदार की जगह क्या लिखोगे, तहसीलदार जो भी है PW5, फिर ऐसे PW6 के आधार पर, PW6 के बयान के आधार पर 5 के, ऐसे करके इस तरीके से थोड़ी सी ट्रिक बनाओ। इस कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तरीके से ये जो वाला पार्ट है ना, इसको लिखने की कोशिश करो, 2 3 4 बार 5 बार, कम से कम 10 बार उसको लिखो कि आपको प्रॉपर अच्छा पैटर्न आपके हाथ में सेट आ जाएगी, अच्छा ये पैटर्न से लिखना है। क्योंकि अगर आप थर्ड जो पार्ट 3 है ना, अगर आप वो कर गए ना कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कैसे होता है, और जिसको एप्रिसिएशन एविडेंस बोलते हैं, भाई कोर्ट का क्या मत है और क्यों है, ये जहां आप लिखना सीख गए ना, क्या और क्यों वाला ये वाला एरिया, और पॉइंट ऑफ इश्यू फ्रेम करने वाला एरिया, जजमेंट राइटिंग में आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, क्योंकि बाकी सब करते हैं, फॉर्मेट, कोर्ट का नाम, फैक्ट लिखना, ये लिखना, ये सब करेंगे, ये सारी चीजें हर कोई करेगा, और इनके इनके नंबर भी 2 3 नंबर ही बनते हैं। वो है जितना अच्छा उतने अच्छे नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर तक तो मान के चलो आराम से मिलेंगे, 7.5 भी मिल सकते हैं अगर आपने अच्छा लिखा है, और जो बहुत होते हैं, बहुत अच्छी आपको एक तरह से वेटेज मिल जाएगी। तो एक बार थोड़ी कोशिश करो इस चीज को, ठीक है। चलो, हाँ जी। हम्म। डमी कैंडिडेट मतलब? हम्म। अच्छा, आपकी जगह कोई और पेपर दे रहा है, वो तो आपकी जगह मतलब, हाँ जी, हाँ 419 ही लगेगा। देखो, आप डमी कैंडिडेट अपने आप मान लो, आपके ऊपर लगेगा, आप तो चलो अबेटमेंट में जाओगे, एक बंदा है जो उसको लिख रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, मार्कशीट की फोर्जरी करेगा, यही करेगा, सॉरी एडमिट कार्ड की, मार्कशीट के एडमिट कार्ड की, है ना, यही है, हाँ जी। तो एडमिट कार्ड क्या हुआ, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यही हुआ, कितना बना, फिर आपने क्या किया, चीटिंग के लिए, ताकि आपकी जगह कोई आए वो पेपर दे 460, फिर आपने उसको यूज भी तो किया, पेपर दिलवा दिया ना, पकड़े जाते तो नहीं यूज कर पाते, तो नहीं लगाते, पर अब तो आपने यूज कर लिया, तो क्या बनेगा 471, फिर ऑब्वियस चीटिंग का सेक्शन 420, और ये जो बंदा है ये अपने आप को क्या दिखा रहा है, मान लो चंद्रकांता, तो क्या हुआ 419, और जो स्पेशल लॉ के कानून है वो तो चलो लगते ही लगते हैं, नहीं वो एग्जाम पब्लिक, वो एग्जामिनेशन वाला, वो क्या है, वो तो लगते ही लगते हैं इस केस में, पर वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा? अच्छा, नहीं नहीं इंपॉर्टेंट है, देखो ये एक एक चीज है, ये आपको फ्री के नंबर देगा,
जहां आपने जजमेंट राइटिंग और एसे राइटिंग इस लेवल की कर ली ना, मेहनत नहीं है इसमें, सिर्फ टाइम देना होगा आपको। आप डेली का कोई भी 1 घंटा 1.5 घंटा दे, 1 घंटा डेली का दे दे रहे हो, या फिर आप इतना भी कर ले रहे हो कि क्लास कर ले रहे हो, बाकी जो क्लास का जैसे मान लो आपको हमने बोला कि भाई एक बार प्रैक्टिस, सिर्फ एक चीज प्रैक्टिस कर लो, बस उतना कर ले रहे हो। जजमेंट राइटिंग ऐसे राइटिंग फ्री के नंबर देते हैं, बस हम गलती ये करते हैं कि हम आखिरी तक वेट करते हैं कि यार जिस दिन हम मेंस देंगे ना उसी दिन इसको देखेंगे। तो ये सिर्फ टाइम मांगता है कि यार आप टाइम दो इसको, धीरे धीरे आप लोग इसको सीख जाओगे। पर उस समय अपने पास टाइम ही नहीं होता, अपने को लॉ भी पढ़ना होता है तो टाइम दे नहीं पाते, तो आखिरी में फिर यही होता है जो जैसा होगा देखा जाएगा। ये अपने सबसे ज्यादा नुकसान झेलते हैं जजमेंट राइटिंग में और एसे राइटिंग में। लॉ कुछ भी नहीं है। आप में से जो भी जितने भी लोग लॉ पढ़ रहे हो, अगर आप लोग 2 साल अगर आप लॉ पढ़ोगे तो आपकी लॉ पे कमांड अपने आप बन जाएगी। सिलेक्शन मान लो जैसे कोई कहता है, आप किसी को देखते हो यार इसका तो लॉ बहुत अच्छा है यार, ये पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, आप उसका मेंस का पेपर देखना, मेंस में वो एरिया देखना जो लॉ के अलावा होगा, और जो जिसका वेटेज ऑफिस आप भी देख रहे हो राजस्थान जुडिशरी में कितना है। जजमेंट राइटिंग 20 और 20 40, ऐसे 100 नंबर 140, मतलब लगभग तो आधा पेपर इसी पे डिपेंड हो गया, 150 नंबर का। तो वो इसमें गोल होता है, मतलब इसमें तो बिल्कुल ही ऐसा होता है कि आखिरी में देखेंगे जब देखेंगे। अब वो आखिरी में आप भी जानते हो फिर वो देखा ही नहीं जाता। वो 140 में से मान लो जजमेंट राइटिंग देते हैं तो यही कोई 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जजमेंट राइटिंग में मान लो 2 2 नंबर या 5 नंबर उसमें आ जाएंगे, 5 नंबर उसमें आ जाएंगे। ऐसे राइटिंग के अंदर कोई ले दे के कोई दोनों के मिला के कोई 40 नंबर मैक्सिमम आ जाए तो कभी आ जाए, तो वो नुकसान होता है। 40 और मोटा मोटी 5 और 5 10, मतलब 140 में से ले दे के 50 नंबर आ पाते हैं, जो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है। वहीं अगर वो अच्छे से करें, मान लो सिविल है क्रिमिनल है, दोनों की भी मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, मान लो 4 में से अगर आप अच्छी तैयारी करके जाते हो 3 क्वेश्चन आपको आराम से अच्छे से आएंगे, तो 3 3 क्वेश्चनों में अगर आपको 5 5 नंबर भी मैं मानता हूँ, 5 3 15, इसमें 2 नंबर भी मानते हैं तो 15 और 17, मैं मिनिमम नंबर जोड़ रहा हूँ, 15 और 17। आप अगर ऐसे राइटिंग में ठीक ठाक भी करके जाते हो, अच्छी ऐसी तैयारी की हाँ यार आप एक डिसेंट ऐसे लिख सकते हो, तब भी आप दोनों पेपर के अंदर 50 नंबर आराम से ले जाओगे। 50 और यहाँ पर आपके हो गए 17, 50 और 17 67। उस बच्चे के कितने है जिसका लॉ बहुत अच्छा था, मैक्सिमम लेके आया वो 40, और यही कोई मान लो 50 नंबर के आसपास, कम से कम आप उससे 15 नंबर आ गए। 15 नंबर मेंस में बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। यहाँ डिफरेंस आ जाता है। जो ये 140 वाला जो ये वेटेज है ना, ये तो हालांकि मैंने मिनिमम जोड़े हैं, जो एक ऐसा स्टूडेंट है जो जजमेंट राइटिंग की एसएस की अच्छी खासी तैयारी करके जाता है, वो जजमेंट राइटिंग में 6 6 नंबर आराम से ले आ जाता है। ऐसे के अंदर 50 55 नंबर इजीली ले जाता है वो स्टूडेंट। तो जो बहुत वेटेज है, बहुत डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या, पूरा लीड ही बदल जाती है, पूरा गेम ही बदल जाता है, क्योंकि लॉ में तो फिर आप अच्छे वैसे ही कर जाओगे, आपका लॉ तो ऑब्वियस ही अच्छा होगा। तो आपके इसको नहीं कहते यार किसी बच्चे का आप देखते हो सिविल में 60 नंबर हैं, क्रिमिनल में 60 नंबर है, वो इसी वजह से होते हैं कि जजमेंट राइटिंग उनकी अच्छी होती है। तो जजमेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लॉ को छोड़ दो, आप लॉ पर ही ध्यान दो। बस ऐसा है कि जैसे जजमेंट राइटिंग उठा लो, क्लास कर लो, और जितना क्लास में कहा जाए बस उतना काम कर लो, बस धीरे धीरे आपकी अपने आप स्किल डेवलप हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब किसी का कोई भी सवाल कुछ पूछना है तो पूछ लो। हम्म हम्म। हम्म। जिस बच्चे को एसए के अंदर, देखो मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, जिस बच्चे को एसए के अंदर 9 नंबर मिले थे और उसका पेपर क्लियर हुआ है, वो किस कैटेगरी का था? कैटेगरी देखना, कैटेगरी देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो भैया रिजर्वेशन ना, तो मैं हालांकि रिजर्वेशन के सपोर्ट में नहीं हूँ, बट रिजर्वेशन है तो है, जिसको फायदा है तो है। पर जो बच्चा अगर 9 नंबर ऐसे में लाके सिलेक्ट हो रहा है तो उसकी कैटेगरी जरूर देखना। जिनके पास कैटेगरी है वो लाओ 9 नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपके पास कैटेगरी है, आप मेंस के अंदर अगर आप, आपका 300 नंबर का पेपर होता है, अगर आप मेंस के अंदर समवेयर अराउंड 140 नंबर, जो कुछ भी नहीं है, 50 50 नंबर इसके अंदर
सिविल और क्रिमिनल में, और 40 नंबर ऐसे राइटिंग, जो कुछ भी नहीं है। आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रख सकता। पर अगर आपकी कैटेगरी नहीं है, वो भी खासकर कैटेगरी के अंदर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी SC ST कैटेगरी नहीं है तो भैया अच्छी खासी मेहनत करो। SC ST कैटेगरी के अंदर फिर भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। आप हाँ हाँ बिल्कुल जनरल है। नहीं देखो, कोचिंग कोई जरूरी चीज नहीं है। मैं तो खुद बात बताता हूँ आपको कि भैया कोचिंग कोई जरूरी नहीं है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। कुछ भी अच्छी चीज नहीं है कोचिंग से अच्छी। पर देखो सीधी सी बात मैं ये भी बोलूंगा आपको कि इंटरव्यूज इनके जो यूट्यूब पे होते हैं और जो असलियत होती है उसमें दिन रात का फर्क होता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सिलेक्टेड लोगों को जानते होंगे, जिनकी असलियत कुछ और है, और जो जब उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं तो कहानी कुछ और चली है। या आप में से कई लोग होंगे जो सिलेक्टेड लोगों को जानते होंगे और जिन्होंने ऐसी चीजें देखी भी होंगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भैया इनके यूट्यूब वाले इंटरव्यूज पे मत विश्वास किया करो। हाँ, किसी को अगर आप पर्सनली जानते हो, जिसका आपको लगता है कि हाँ यार ये अगर बात बताएगा तो सच बात बताएगा, तो उससे फिर भी पूछ लेना। हाँ नो डाउट ऐसा जरूर होता है कि मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऑब्वियस होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता क्या होगा। आपके मेंस के नंबर आपको नहीं पता होते, आपके इंटरव्यू के नंबर आपको नहीं पता होते, तो ये डर होता है। मेरे एक जान पहचान के हैं जिनकी आई थिंक 2018 या 19 के अंदर AIR 1 थी, तो नहीं विश्वास था। ऐसा था कि रिजल्ट से पहले उसका प्लान ये था, जब मान लो इंटरव्यू देने के बाद भी, कि यार अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके फादर एडवोकेट है, कि भाई मैं प्रैक्टिस चालू कर दूंगा। तो ये तो ऑब्वियस होता है कि भाई आपको नहीं पता होता आपके हाथ में क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा आपको नहीं पता होता, क्योंकि ऑब्वियस इंटरव्यू तक सभी लोग जो जाते हैं वो बहुत अच्छे ही बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, जो भी इंटरव्यू तक जाता है। तो वो होता है। बट ये है कि भाई जो इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद जो कहानी उनकी होती है ना, कि मैंने तो ऐसा किया मैंने वैसा किया, कौन से आपने कभी किसी को देखा जिसने अपने पूरे 1 साल 15-15 साल पढ़ाई की हो? मेरे को तो आज तक कोई नहीं मिला। आप में से किसी ने देखा है कोई ऐसा हो जो 365 के 365 दिन 15-15 घंटे पढ़ाओ? पर इंटरव्यू में तो वो बोलते हैं कि मैंने 10 पता नहीं 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई की और मैंने ऐसे कर दी और मैंने दुनिया पलट दी। इसीलिए देखो, हाँ जी, देखो आप लोग भी बोलोगे। रीजन बता देता हूँ। रीजन ये है कि अगर आप लोग उनको ये बता दोगे ना कि अरे यार हमें तो पता भी नहीं हम सिलेक्ट कैसे हो गए, पढ़ते थे जितना हो पाता था उतना पढ़ लेते थे, जितना नहीं होता था उतना नहीं पढ़ पाते थे, हमारे ये हालात थे कि हम लोग जब जजमेंट राइटिंग करते थे हमें समझ ही नहीं आता था, उनको लगे बोलते फालतू की बात कर रही है, जानबूझ के दिखा रही है कि अरे मेरे को तो कुछ नहीं आता। लोग विश्वास नहीं करते इस बात को। कोई ऐसा बोलता ना कि अरे यार बहुत मुश्किल है यार, जैसे अगर मान लो मैं आपको अगर डरा के पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोग ऐसे डर के पढ़ोगे कि आपको लगा अरे यार बहुत मुश्किल है, पर एक्चुअली में मुश्किल है नहीं है। वो क्या, अगर वो स्टूडेंट ऐसा बोलने लग जाएंगे ना सिलेक्टर वगैरह को, यार हमें तो खुद नहीं पता भाई कैसे सिलेक्ट हो गए, जैसे अभी वो बात चल रही है, तो बात सही है, उन्होंने खुद नहीं पता होता कि कौन कैसे सिलेक्ट हो गया, क्योंकि सब मेहनत कर रहे होते हैं। कोई हर कोई ऑन एन एवरेज, पढ़ने की बात बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 5-6 घंटे पढ़ रहा होता है, 6 से 8 घंटे इतना एवरेज इतना ही बनता है, क्योंकि बीमार भी होते हो, छुट्टी भी आती है, दिन में 6-8 घंटे ही पढ़ पाते हो, अगर आपके पास प्रेशर नहीं है तो इतना ही पढ़ पाते हो। तो वो क्या है, अगर वो ऐसी बातें बोलेंगे ना, तो सुनने वाले को लगे अरे यार जानबूझ के ऐसे शोबाजी कर रही है कि दिखा रही है या दिखा रहा है कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट था इसलिए सिलेक्ट हो गया, तो वो ऐसे मानेगा नहीं, तो इसलिए वो फिर बताते हैं कि अरे नहीं यार हमने बहुत मेहनत की, हमने 15-15 घंटे पढ़ा, ताकि लगे सबको कि हाँ यार हम भी बाकियों की तरह ही हैं, 15-15 घंटे पढ़े। नहीं तो और कोई सुनेगा नहीं ना उनकी बात, कोई विश्वास नहीं करेगा उनकी बात को, तो उनकी मजबूरी हो जाती है ऐसी बात बोलना। बात ये है, अदरवाइज सच्चाई तो ये। हाँ जी। लगातार नहीं पढ़ा जाता, कोई नहीं पढ़ सकता लगातार, कोई भी नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल कोई नहीं पढ़ सकता लगातार। आप मशीन नहीं हो कि आप पढ़ लोगे। हाँ ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ के अंदर जो बच्चा आता है वो बैल बुद्धि नहीं होता, जो ये नहीं होता कि जो खुद का दिमाग ना चला पाए, क्योंकि लॉ सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, वैसे ही काफी इंटेलिजेंट लोग आते हैं, जो नहीं इंटेलिजेंट मतलब जो काफी
पॉजिटिव एटीट्यूड वाले और स्मार्ट पीपल जिसको अपने बोल सकते हैं। तो वैसे ही आप लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है, तो 1-1.5 घंटे में आपके दिमाग को वैसे ही रेस्ट चाहिए होता है कि अरे यार रुक जाओ एक बार यार, ये हो जाता है। एक कई होता है ना स्टूडेंट जो बस बैठ गए तो बैठे हैं, किताब किताब सामने रख ली और बस चुपचाप पढ़ ही रहे हैं। लॉ में आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ये होता है कि लॉ में जो बच्चा होता है वो पहले से ही थोड़ा स्मार्ट होता है, और जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है यार कि 6 घंटा पढ़ो, लगातार पढ़ो, कुछ नहीं है। जितना आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बस एक चीज है, टाइम देख के मत पढ़ो, समय देख के मत पढ़ो। जुडिशरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो बच्चे आरएएस क्लियर करते हैं ना, राजस्थान के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ, जो बच्चे आरएएस क्लियर करते हैं ना, लास्ट रैंक पे क्लियर करता है, अगर वो बच्चा जुडिशरी की तैयारी करे ना, तो वो 1 साल के अंदर जुडिशरी क्लियर कर दे। जुडिशरी कुछ भी नहीं है आज के लेवल में, खासकर राजस्थान जुडिशरी। क्या है कि आप लोग को पता है आपका सिलेबस क्या है? आप लोग को पता है कि अगर पेपर आएगा तो इस किताब से आएगा, इससे बाहर पेपर ही नहीं आएगा। बाकी किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं है। इतने इंटरव्यू कुछ मत सुना करो, इन लोगों के कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। देखो सीधी सी बात है, ये दुनिया दिखाने पे चलती है, जितना दिखाया जाएगा चीज उतनी ही बिकेगी। कहानी बड़ी सिंपल सी है। तो कोई भी जब सिलेक्ट हो जाता है, कोई भी बंदा ऑफिसर रैंक का होता है, तो वो ऐसा ही होता है। जैसे आपने वो इंटरव्यू की बात की, तो मैं ना वो किसी का वो देख रहा था, कोई बंदा था राजस्थान के थे, उसने कोई यूपीएससी क्लियर की थी। उसने वो एक इंटरव्यूअर को बोलता कि आप मेरे को ना किताब ला दो, पता नहीं क्या बोला था, कि मेरे को किताब ला दो और फिर उस किताब में से आप पूछ लेना कि मेरे को उससे बाहर कुछ आ जाए, कि ये आ जाए, कि वो आ जाए। ठीक है। और मेरा उसको ये कहना है कि भैया ठीक है, तू बहुत इंटेलिजेंट होगा, एक काम कर, फिर रिजाइन कर, जनरल कैटेगरी से पेपर दे के दिखा दे। अगर इतना इंटेलिजेंट है, रिजाइन कर, जनरल कैटेगरी से पेपर दे के दिखा दे। अगर पास हो जाए ना, तो मान जाऊंगा। देखो नौकरी लगने के बाद ना बहुत बातें आती हैं, और मेरे को वो नहीं है कि जनरल SC ST, ठीक है भाई, हर किसी का अपना अपना है कि रिजर्वेशन जरूरत है। पर अगर आप सिलेक्ट हो गए हो, तो उसके बाद अपने आप को इतना बड़ा हुआ मत दिखाओ कि पता नहीं क्या ही चीज बन गए हो। कुछ नहीं बन गए हो। नौकरी कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं हम। कोई इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। ठीक है, हम लोग जब तक कुछ बनते नहीं है तब हमको लगता है कि अरे यार बहुत बड़ी चीज है। कुछ ऐसा नहीं है। तो वो बस सीन चलता है। किसकी? हम्म। यार देखो, वही है ना, कैटेगरी है आपके पास में, ठीक है, कैटेगरी है, आपकी किस्मत है भैया। जिसके पास कैटेगरी है ना, उसकी किस्मत है, उसका लक है। जिसके पास कैटेगरी नहीं है तो नहीं है किस्मत, सीधी सी बात है। कहानी सिंपल सी है। पर जनरल वाले तो भैया ऐसा है, सरकारें बदल दो, ऐसी सरकारें लाओ जो जनरल वालों की सुने। ऐसी सरकारें लाओ जो वोट। देखो एक बात बताएं, जब आपके साथ बुरा होता है ना, तब आपको ऐसा लगता है कि अरे यार उसको प्रिविलेज दे रहे हो, मेरे को नहीं दे रहे हो। जैसे अब आप लड़की हो, आपके स्टेट में अगर कभी सरकार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई योजना लाती है, लाडली बहना योजना, लाडली बेटी योजना, जिसके अंदर सरकार 10,000 रुपए दे रही है, स्कूटी दे रही है, 1 लाख रुपए दे रही है, सब लोग लेते हैं, सब लोग लेते हैं। फ्री बस राइड है लेडीज के लिए, जो सक्षम है, जो नहीं है, कोई भी छोड़ता थोड़ी है। वो थोड़ी कहता है कि नहीं यार मैं दे सकता हूँ, ये लो रखो यार, मेरे को नहीं चाहिए। जब हमारे साथ नहीं हो रहा होता ना, जब फायदा हमको नहीं मिल रहा होता, हमको तब पता लगता, हमको तब ऐसा बुरा लगता है यार हमें क्यों नहीं मिल रहा यार। तब हमको ऐसा लगता है कि नहीं वो गलत हो रहा है। पर वही चीज अगर आज मेरे साथ हो रही हो, जैसे मान लो अगर आज मेरे को ये कहते हैं कि यार तेरे को रिजर्वेशन मिल रही है, मैं बोलूंगा बहुत अच्छी चीज है यार, दो यार, रिजर्वेशन से अच्छी कोई चीज ही नहीं है। और जब मुझे नहीं मिल रही है तो मुझे बुरा लग रहा है। कहानी इतनी सी है। आज सरकारें वुमेन, ये क्या, ये वुमेन एम्पावरमेंट, ये बहना योजना, लेडीज योजना, यही तो हो रहा है। और हो क्या रहा है? कौन से आपके एजुकेशन पे काम किया जा रहा है? कौन से आपकी हेल्थ फैसिलिटीज पे काम किया जा रहा है? आपके लिए किया क्या जा रहा है? कोई है जो आपको पूछ रहा है कि भैया आपके लिए 3 ईयर लॉ लाया गया है, या आप लोग लॉ पढ़ रहे हो,
एनएलयूज को छोड़ के, वो भी टॉप के एनएलयूज को छोड़ के आप लॉ पढ़ते हो, आप लोग कहाँ जॉब लगते हो? आप लोग हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस करते हो, वहां पे जो बड़े सीनियर वकील हैं वो आपको आसपास भी नहीं भटकने देते हैं। कोई है आपको जो आपको ये कह रहा हो कि सरकार बोल रही हो कि यार कोई बात नहीं यार आप करो, आपके लिए कोई अच्छी चीजें लाई जाएंगी, कि जो जुडिशरी हो, जुडिशरी के अंदर भी तो ये नेपोटिज्म ही चलता है ना, सीनियर एडवोकेट और जूनियर एडवोकेट जो जिनकी जनरेशन चल रही है वही काम कर रहे हैं, वही सब चल रहा है, कि ऐसा कुछ चीजें लाई जाएगी कि नहीं जो नया बंदा भी प्रैक्टिस करना चाहे तो प्रैक्टिस कर सके? कहाँ लाया जा रहा है? क्यों नहीं लाया जा रहा? क्योंकि ऑब्वियस हम लोग आज भी वोट इसी चीज पे दे देते हैं। आज मेरे को सरकार बोलते मेरे को ये कोई फायदा दे दे, मैं वोट उसी को दूंगा, क्योंकि भैया सीधी सी बात है मेरा फायदा है उसके अंदर। हाँ, जब मेरे को नहीं मिल रहा होता तब मेरे को बुरा लगता है कि यार शिट यार, एससी का रिजर्वेशन, एसटी का रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन देश को खा गया, क्यों? मेरे को नहीं मिल रहा। मेरे को मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा रिजर्वेशन से अच्छी कोई चीज ही नहीं है, फिर मैं रिजर्वेशन के फायदे भी गिनाऊंगा। तो कहानी इतनी सी है। तो जो भी है जैसा भी है इस चीज को एक्सेप्ट करो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो, और ये उम्मीद से कभी नौकरी मत करना आप सिस्टम बदल दोगे, आप ये कर दोगे, कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं चीजों को लेकर प्रैक्टिकल होना। आप लोग अगर नौकरी का सच में सीरियसली सोच रहे हो, नौकरी करना चाहते हो, तो नौकरी को लेकर ऐसा सोचो कि भैया अगर नौकरी मिलेगी तभी जिंदगी मेरी अच्छी है, इसके बिना एक आम जिंदगी नहीं, मरी मराई सी जिंदगी वो जीऊंगी या जीऊंगा मैं, उस चीज को मोटिवेट करो। ये मत करो कि मैं नौकरी लग जाएगी ना तो मैं सिस्टम बदल दूंगा, मैं ऐसे कोर्ट चलाऊंगा और वो चलाऊंगा। वो सब इमोशन की बातें, वो मोरालिटी है, वो मोटिवेट नहीं करेगी आपको। मोटिवेट अगर होना है तो इस चीज पे करो कि अगर नौकरी मिल जाएगी तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, आपके आगे पीछे लोग घूमेंगे, आपके पीछे कम से कम 4-5 आपको स्टाफ दिया जाएगा, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा आपके पास, आपके एक फोन कॉल पर पूरा सिस्टम चलेगा। इस चीज को लेकर पढ़ाई करो ताकि आप लोग को भी ऐसा लगे कि ये बनना है। ये जो मोरालिटी की चीजें होती है ना, सिस्टम बदल देंगे और ये कर देंगे, हम समाज की सेवा करेंगे, तो ये चीजें एक आधे दिन ही अच्छी लगती हैं, उसके बाद कुछ नहीं अच्छा लगता। तो इस चीज को लेकर आप लोग काम करो। चलो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्लास खत्म करें। ओके, ओके जी। हाँ जी। नहीं, अपने फिर सेक्शंस याद करो पहले। अपने सेक्शंस में गलती हो रही है अपने से, अगर डायरेक्ट देख के अपने सेक्शन नहीं लगा रहे ना, तो मतलब अपने जो सेक्शंस के जो बेसिक है ना, लॉ के बेसिक जिसको अपने बोल सकते, वो हमारे अच्छे नहीं है, उसको करो, सुधारो उसको। हाँ तो ये टफ था, ये टफ था। दो टॉपिक आपको मुश्किल लगेंगे, एक हाउस ब्रेकिंग, दूसरा फोर्जरी। ये दो टॉपिक आपको मुश्किल लगे, इन दोनों पे अच्छी कमांड, उसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं। ये दो टॉपिक आपको मुश्किल लगेंगे, ये ध्यान रखना इन पे। हम्म। हम्म। जब आप उसमें लगा रहे हो फोर्जरी विद पर्पस ऑफ चीटिंग, तो चीटिंग आ गया तो चीटिंग का अपराध तो लगाओगे ना साथ में। जब हाँ बिल्कुल लगेगा जी, वो भी तो खुद में एक अपराध है ना, है ना, तो बिल्कुल लगेगा, है ना। तो ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार ये जो फोर्जरी वाले क्वेश्चन और हाउस ब्रेकिंग वाले कोई अभी और भी करेंगे अपने, एक बार एक आधी बार, ऐसा थोड़ी कि एक ही बार होगा ये क्वेश्चन, ऐसा ऐसा टॉपिक एक दो बार और भी आएगा अभी। तो पहले अपने फोर्जरी वाला और हाउस ब्रेकिंग वाला निपटा लो, फिर अपने आगे का निपटा लेंगे, है ना। चलो खत्म कर दें क्लास। ओके जी।